हेलो बच्चों, आज हम एक नया अध्याय लेके आए हैं। अध्याय नंबर 7 जो कि क्लास 9th का है। क्लास 9th का अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ठीक है, हम लोग इस ट्रायंगल के बारे में कुछ आज चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल के कितने कोण होते हैं, कितनी भुजाएं होती हैं, कितने शीर्ष होते हैं। तो चलिए फिर से हम इसको चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज का अर्थ क्या होता है पहले ये समझेंगे। ठीक है, त्रिभुज का अर्थ होता है तीन भुजाएं। त्रि माने होता है, त्रि का अर्थ होता है, त्रि का अर्थ होता है, क्या होता है? त्रि का अर्थ है तीन। त्रि का अर्थ क्या है? तीन, यानी कि तीन। भुज माने भुजा, भुज माने भुजा। तो एक त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। अब त्रिभुज क्या होता है? एक त्रिभुज में तो तीन भुजाएं हो गई। ये देखिए इस तरीके से A B C। अब ये त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज एक बंद आकृति है। क्या होती है? तीन सरल रेखाओं से, तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति, बंद आकृति। ठीक है, क्या है? तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया बच्चों? कहते हैं तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन सरल रेखाओं से, एक दो तीन। ठीक है, तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति। अब ये जो तीन सरल रेखा है तो तीन माने त्रि हो गया, त्रि माने तीन हो गया। तो तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो एक त्रिभुज में क्या क्या होता है? तीन भुजाएं होती हैं। क्या होती है? तीन भुजाएं होती हैं। फिर क्या होता है? तीन कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। फिर तीन शीर्ष भी होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज में। अब त्रिभुज जो है, अब हम जो इस चैप्टर में, इस अध्याय में जिस त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं वो त्रिभुज आपके सम त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या चर्चा कर रहा है, इस अध्याय में क्या पूछ रहा है। तो हमारे पास तीन भुजाएं हैं। भुजाओं को कैसे लिखते हैं ये बात समझ लीजिए। तीन भुजाएं हैं। अब भुजाओं को कैसे हम प्रदर्शित करेंगे? भुजाओं को हम इस यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ये एक भुजा हो गई तो लिखेंगे AB, भुजा BC और भुजा AC। ठीक है, तीन भुजाएं हो गई। अब आता है तीन कोण को कैसे लिखेंगे? तो तीन कोण को हम कैसे लिखेंगे देख लीजिए। ये भी तीन कोण को हमेशा ऐसे लिखेंगे, कोण A, कोण B और कोण C। अब आता है तीन शीर्ष कैसे लिखे जाएंगे भाई? तीन शीर्ष को लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसे लिखना पड़ेगा A B C। तीन शीर्ष हो गए। तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष। ये तीन चीज आपको पता चल गया। अब जब हम इससे पहले वाले जो अध्याय था, अध्याय नंबर 6 में आप इसके गुण पढ़ चुके होंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज के कोण कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें उसमें आप पढ़ चुके होंगे। अब इस अध्याय में हम पढ़ेंगे सर्वांग समता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्वांग समता, सर्वांग समता के बारे में। ठीक है, सर्वांग समता यानी सर्वांग माने सभी तरफ से समान हो। सर्वांग मतलब होता है सभी तरफ से वो क्या हो? बराबर हो, उसको हम लोग सर्वांग बोलते हैं। तो त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है पहले इसको जानते हैं कि ये सर्वांग समता होती क्या है। पहले सभी तरफ से बराबर तो लिख दिया। सर्वांग समता आकृतियां क्या होती है? सर्वांग सम का मतलब पहले समझते हैं कि सर्वांग सम क्या होता है। ठीक है, सर्वांग सम
सर्वांगसम होता क्या है? तो सर्वांगसम का अर्थ होता है, सर्वांगसम का अर्थ क्या होता है? अर्थ है सभी, ठीक है, सभी प्रकार से बराबर। सभी प्रकार से क्या हो? वो बराबर। सभी प्रकार से वो बराबर हो। तो इसका मतलब क्या है? सभी प्रकार से मतलब क्या? वे आकृतियां ठीक है, वे आकृतियां जिनके समान आकार हो और समान माप हो। ठीक है, तो अब आपको ये बताएं, पहले तो हमने त्रिभुज का अर्थ आपको बताया, अब सर्वांग समता का अर्थ समझिए। सर्वांग सम माने सभी तरफ से समान हो, यानी सर्वांग सम का अर्थ होता है सभी प्रकार से बराबर, यानी सभी प्रकार से बराबर हो या समान हो। ठीक है, वे आकृतियां, जो भी आकृति आपको दी जाएगी, मान लीजिए हमने एक वर्ग ले लिया ऐसे, तो सभी तरफ से अब हमें जो सर्वांग समता जांच करनी है इस अध्याय में, वो दो के बीच में करना है। कोई भी दो आकृति के बीच में हमें इन्हें बराबर करना है, यानी सर्वांग सम बताना है। तो वे आकृतियां जिनके समान आकार, देखिए क्या है, समान आकार और समान माप हो, वही सर्वांग सम होगा, उसी को सर्वांग सम कहेंगे। ठीक है, जैसे एक, मान लीजिए एक ये पेपर है, इस पेपर के पूर्णतः क्या कर ले, ढक ले, यानी कहीं से दिखना नहीं चाहिए, लगे जैसे ये एक ही है। ठीक है, तो वो उसके सर्वांग सम हो गया। माने एक तह दूसरे तह को इस तरीके से ढके कि दिखना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर हो, तो इसका मतलब इसको हम इसके ऊपर उठा कर रखेंगे, इसको, इस चित्र को, इस आकृति को इसके ऊपर अगर हम रखेंगे तो ये पूर्णतः ढक जाएगा, यानी पूर्णतः ढक जाना चाहिए। पूर्णतः एक दूसरे को क्या कर ले, ढक ले। पूर्णतः, देखिए मैं लिख देती हूँ, आप इसको समझ लेंगे। पूर्णतः क्या कर ले, एक दूसरे को ढक ले, ढक ले। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर ले, वो ढक ले, वही सर्वांग सम होगा। समझ आ गया? तो इन दोनों के बीच में सर्वांग समता है। ठीक है, अगर मैं कहूं क्या एक वृत्त, मान लीजिए हमने एक वृत्त ले लिया, एक वृत्त दूसरे वृत्त को क्या ढक लेगा, सर्वांग सम है? तो हाँ, बिल्कुल है। अगर इनकी त्रिज्याएं समान होंगी तो, मान लो ये 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ये भी 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो पूर्णतः ये ढक लेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक वृत्त दूसरे वृत्त के सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगा। तो अब चलते हैं हम सर्वांग सम के बाद, संगत भाग बराबर होते हैं। इसको याद रखिएगा, सर्वांग सम में क्या होता है कि संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम माने संगत भाग बराबर होता है, जिसको हम लिख देते हैं यहाँ पर कि एक पॉइंट याद रखिएगा इसमें। देखिए, सर्वांग समता त्रिभुजों में संगत भाग हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये भाग इसके, ये भाग यानी ये पूर्णतः ढक लेना चाहिए। किस नियम से होता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं CPCT, इंग्लिश में बोलते हैं। तो CPCT का यही नाम है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा कुछ इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। आकार, माप, है ना, इसका आकार, इसका समान माप, ये सारी चीजें जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो क्यों होती है, कैसे होती है? मान लीजिए कि एक रेखा, एक कोण दूसरे कोण, मान लीजिए CPCT का पूरा नाम पहले हम समझते हैं, CPCT क्या होता है।
तो CPCT का अर्थ होता है, क्या होता है इंग्लिश में, इस पहले हिंदी में है तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखिए, सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, इसका अर्थ यही होता है हिंदी में। इंग्लिश में होता है इसका corresponding parts of congruent triangle, ठीक है, corresponding parts of congruent triangles, ये इसका पूरा नाम है। जब हम ये लागू कर देंगे किसी दो त्रिभुज को, किसी भी दो आकृति को अगर हम तुलनात्मक करेंगे तो लास्ट में हमें CPCT मिलेगा, जब अगर संगत भाग सब उनके बराबर होंगे तब। समझ आ गया? अब इसमें जो भी आपको इसमें पढ़ना है वो सर्वांगसम के बारे में ही पढ़ना है। अब मान लीजिए कि हमारे पास दो ट्रायंगल दे दिया जाए, ठीक है, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। इसमें कुछ कसौटियां होती हैं, जिन कसौटियों के बारे में हमें पढ़ना होगा, ठीक है। उन कसौटियों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी इसमें। पहले मैं इसको बता दूं कि समरूपता अलग चीज हो गई, सर्वांगसम अलग चीज हो गया, ठीक है। सर्वांगसम अलग चीज है और समरूपता अलग चीज है, दोनों में अंतर है, दोनों को आप समझ लेंगे। A, B, C, D, E और F, ठीक है। देखिए, अब इसमें दो त्रिभुज हमने लिया है, दो त्रिभुज में क्या क्या चीज इसमें संगत भाग बराबर होने चाहिए, क्या क्या भाग बराबर होने चाहिए, ये देखिए। पहला कि इसमें ये कोण दूसरे त्रिभुज के इस कोण के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लिख दें कि एंगल A बराबर एंगल D, ठीक है। दूसरे में अब देखिए, घड़ी हमारी ऐसे चलती है, एंटी क्लॉक में देखते हैं। अब इससे देखते हैं, हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं, इसके बाद ये आता है, तो ये कोण किसके बराबर होगा, इसका भी एंटी क्लॉक देखेंगे, तो B बराबर एंगल E हो जाएगा, ये E है, ठीक है, ये E है। अब फिर यहाँ से यहाँ आए तो एंगल C बराबर एंगल F हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया आपको कि अगर हम इधर से चलते हैं तो A D के बराबर, C F के बराबर और B E के बराबर, ठीक है। ये तो कोण से हो गया, माप से। अब चलते हैं भुजा से। अब क्या है कि ये जो भुजा है संगत भाग, ये देखिए, ये यानी AB बराबर DE होगा। AB भुजा किसके बराबर है, इसके बराबर है। BC किसके बराबर है, BC बराबर है EF के, ठीक है। और CA बराबर किसके है, FB के। क्लियर हो गया? तो किसी भी दो त्रिभुज की सर्वांग समता यही 6 चीज पे निर्भर करती है, ठीक है। तो जब हम कसौटियों को पढ़ेंगे यही 6 चीज काम आने वाली है आपके। अब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। अब देखिए, बच्चे इसमें बहुत सी गलतियां करते हैं, समझिए क्या गलती करते हैं। ऐसे लिख देंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज EDF के। ये गलत है। देखिए अब ये गलत क्यों है, देखिए एंगल A हमने लिखा है एंगल AD के बराबर, देखिए एंगल A एंगल D के बराबर, एंगल B एंगल E के बराबर, एंगल C एंगल F के बराबर। देखिए हमारा ठीक हो गया। अब देखिए भुजा से देखते हैं, AB जो है DE के बराबर, ठीक है। BC बराबर EF है, ठीक है। CA जो है वो FD के है, FD के बराबर। इसका मतलब कि हमारा ये 6 कसौटी इस पे है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। ये हमारा CPCT से क्लियर हो गया, ठीक है, कि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर हैं। अब हम कह सकते हैं
कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग है। देख लो, आप एकदम से देखो है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ मिलाती तो देखो क्या होगा, ए ई के बराबर, ए ई के बराबर, क्या ये बराबर है? नहीं है। ठीक है, बी डी के बराबर, बी डी के बराबर नहीं है। सी एफ के बराबर है तो एक के मिलने से नहीं होगा। भुजा भी देखो ना, भुजा भी ए बी ई डी के, ए बी जो है ई डी के बराबर है। ठीक है, ये मैच कर गया। बी सी बराबर ई एफ के, कहाँ है ई एफ? देखिए यहाँ डी एफ है, ई एफ तो है ही नहीं ना, इसीलिए ये क्या है? गलत है। लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए। इस चीज को समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, कि ये जो 6 चीज है, इस 6 चीज को आप भूलेंगे नहीं। इसी 6 चीज को बार बार रिपीट होगा आपके, किसके हिसाब से? एस 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 के हिसाब से, ए के हिसाब से, ए एस के हिसाब से। माने इसमें जितनी कसौटियां हैं, 4 कसौटियां हम पढ़ेंगे, चारों कसौटियों को इसी पे करेंगे। समझ आया आपको? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज की समरूपता यानी सर्वांग समता क्या है और समरूपता क्या है। समरूपता एक जैसा और सर्वांग सम जो है वो सभी प्रकार से बराबर होनी चाहिए। चाहे देखिए जैसे मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, समझेंगे, फिर मैं आपको कसौटी बताती हूँ क्या करना है। ठीक है, चलते हैं। तो हम आज एक कसौटी की चर्चा करेंगे, फिर अगली वीडियो में हम दूसरे कसौटी की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो चलिए देखते हैं। 2 त्रिभुज में संगत भुजाएं तथा संगत कोण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, हम इसके अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। संगत भुजाएं और संगत कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला है कि 2 त्रिभुजों में समान कोण की सम्मुख भुजाओं को संगत भुजाएं कहते हैं। अब इसको समझेंगे। देखिए हमने ये 2 त्रिभुज ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। ठीक, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई और इसका नाम दे दिया। ठीक है, तो आप जान रहे हैं ये इसके बराबर, ये जो है इसके बराबर और ये जो है इसके बराबर। अब इसमें क्या है कि जो 2 त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, 2 त्रिभुज हो गया। इसमें क्या है कि एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल एफ और एंगल सी बराबर एंगल ई के। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो एंगल ए के सम्मुख कौन है? सम्मुख माने मुंह के एकदम सामने सामने, मुंह के सामने सामने भुजा कौन सी है बताइए? इसके एकदम ठीक सामने कौन सी है? बीसी है, तो इसके ठीक सामने क्या लिखेंगे? बीसी। और एंगल डी के सम्मुख क्या है बताइए? सम्मुख, एंगल डी के सम्मुख भुजा कौन सी है? एंगल डी, इसके सामने कौन सी है? ई एफ है। ठीक है, यहाँ क्या है? ई एफ है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो उसी प्रकार से अब एंगल बी के सामने कौन सा होगा? ए सी होगा ना जी। एंगल बी के सामने, बी के सम्मुख कौन होगा? सम्मुख भुजाएं कौन सी होंगी? ए सी हो जाएगी। उसी तरह से एफ के सामने क्या होगा? डी ई हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ए बी जो है, ए बी और डी एफ, ए बी और डी एफ, ए बी और डी एफ क्या है? एक दूसरे के संगत है। ठीक है, संगत साथ का। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो लिख देंगे कि ए बी और डी एफ संगत भुजाएं हैं। ठीक है, हमने लिख दिया ए बी और डी एफ, ए बी और डी एफ। ठीक है, एफ के ठीक सामने डी ई है, मैंने एकदम ठीक सामने सामने, आप समझो ना, सामने सामने, इसके सामने ये, 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 यानी सामने सामने जो भुजाएं होती हैं। तो ए बी जो है
ये बी का ये है ना, बी का जो कोण है, ये जो बी का कोण है वो एफ है, एफ है ना, बी का कोण क्या है, एफ है। तो यहाँ पर ए बी जो भुजाएं हैं, ए बी यानी यहाँ और यहाँ, ये वाली नहीं होगी। देखो ये कोण इसके बराबर हम नाम दे देते हैं, एक एक, ठीक, दो दो, तीन तीन। तो यहाँ जो ए बी है इसके ठीक सामने यही तो है, ठीक है। तो ए बी और डी एफ संगत भुजाएं हैं, क्या है, साथ वाली भुजाएं हैं। समझ आया ना। इससे पहले भी मैंने आपको चर्चा किया था क्या होता है, तो ये पहला मैंने आपको बताया, ये पहले का है, इसका ध्यान रखिए। अब चलते हैं कि ये तो संगत सम्मुख भुजाएं हो गई। अब आता है सम्मुख कोण के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में करेंगे, सम्मुख कोण के बारे में। अब कोण के बारे में, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, इन दोनों में संगत कोण क्या होगा। तो ए बी जो है, ए बी जो भुजा है वो किसके है, ए बी हमने यहाँ पर ले रहे हैं। अगर हम इसको करें तो ए बी किसके है, डी एफ के बराबर है, ठीक है। अगर हम कुछ ट्रायंगल इस तरीके से अगर मान लो हम ले लेते हैं, मान लो इस तरीके से ले लेते हैं, और एक ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है इसको हम नीचे सुला देते हैं ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे खड़ा कर देते हैं ऐसे, ठीक है। इसका नाम देते हैं ए बी सी और इसका नाम देते हैं डी ई एफ, ठीक है। तो ये जो भाग है, ये वाला, ये इसके बराबर होगा, ये जो भाग होगा वो इसके होगा, और ये जो भाग होगा वो इसके होगा। इसको ऐसे खड़ा करेंगे ना, ऐसे खड़ा करेंगे तो ये इसके भाग में बराबर आ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ट्रायंगल ऐसे टेढ़ा टेढ़ा दे देता है, तो बच्चे समझ नहीं पाते कौन सा किसके बराबर। सामने सामने बताया तो सामने सामने लिख देना, ऐसा नहीं है, उसको देखना है कि कौन सा किसके बराबर है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ई एफ के हो जाएगा। ए बी जो है वो किसके बराबर है, ई एफ के है, ठीक है। और बी सी किसके बराबर है, डी ई के बराबर है। ये जो है इसके बराबर है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब बचा क्या, ए सी। तो ए सी बराबर किसके हो गया, डी एफ के। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो ए बी के सामने का कोण कौन सा होगा, देखो ये भुजा जब है, देखो दो त्रिभुजों में समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाएं, इसके सम्मुख कौन सा है भाई, ये है, देख लो ये है, कौन सा है, ये है। तो ए बी लिख सकते हैं, ए बी के सामने का कोण क्या है, ए बी के सामने का कोण क्या है, एंगल सी है ना जी, एंगल सी है। देखो तो उसी तरह से अब हम करेंगे कि इसके ये भुजा है, तो ई एफ के सामने कौन सा है भाई, डी है। तो लिखते हैं ई एफ के सामने का कोण क्या है, एंगल डी है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। तो एंगल ए, इसी प्रकार एंगल ए किसके सामने है भाई, बीसी के, है ना। बीसी कौन सा है, ये है। इसके सामने कौन सा हो जाएगा, इसके सामने का ये भुजा इसके सामने है, तो इसके सम्मुख कौन सा होगा कोण बताइए, ए और एफ हो जाएगा, ए और एफ हो जाएगा। इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, और इसके सामने ये हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। इनको हम संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कोण। इनको कौन सा कोण कहते हैं, संगत कोण। एंगल ए और एंगल एफ संगत कोण, समझ आया। और एंगल बी और एंगल ई, ये भी क्या है, संगत है। यहाँ तक खत्म। इतना चीज अगर आप समझ गए हैं तो त्रिभुज की सर्वांग समता को समझने में आपको देर नहीं लगेगा, ठीक है। तो त्रिभुज की सर्वांग समता जब समझनी है तो कोण के हिसाब से, भुजा के हिसाब से किसी तरह से तोड़ के देखना है, टेढ़ा मेढ़ा। कभी कभी क्या होता है, बीच में ऐसे लाइन कर देता है, यानी एक पैरेलल लाइन। देखिए कैसे पैरेलल कर देता है। मान लीजिए एक ये त्रिभुज है,
ठीक है, एक और ऐसे त्रिभुज दे दिया, इसमें क्या कर देगा, एक पैरेलल लाइन खींच देगा। ठीक है, ये अभी 9th में हल्का फुल्का दिया हुआ है पढ़ने के लिए, लेकिन जब आप आगे क्लास में जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा देगा इसके बारे में, थेल्स प्रमेय वगैरह, A B C D E F G और इसका नाम H दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो ये जो त्रिभुज है इस पूरे के बराबर था, तो क्या ये त्रिभुज इस छोटे त्रिभुज के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये इसके क्या है, समानांतर है, बिल्कुल समानांतर है। तो जब समानांतर है तो ये इसके बराबर था, तो ये भी क्या होगा, इसके बराबर ही कहलाएगा। ठीक है, तो अब एंगल के हिसाब से अगर देखें तो ये कोण जो है इसके बराबर है, तो अगर हम देखें तो ये कोण किसके बराबर होगा, इसके हो जाएगा। और ये कोण जब बराबर होगा तो ये कोण अगर इस पूरे त्रिभुज में अगर ऐसे देखें, सिर्फ इस पूरे त्रिभुज में ही लेते हैं, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ इसमें ही ऐसे बनाते हैं, तो क्या होगा, ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, ये कोण जो है आपके किसके बराबर हो जाएगा। आपने इसमें पढ़ा होगा चैप्टर अध्याय नंबर 6 में आपने इस चीज़ की चर्चा किया होगा कि कौन से एंगल के हिसाब से पढ़ा होगा। तो BC यहाँ पर नाम दे देते हैं हम, A B C D और यहाँ दे देते हैं E, तो BC सब हो जाएगा। एंगल B क्या होगा, एंगल D के बराबर होगा, यानी संगत कोण होंगे। क्या होंगे, संगत कोण होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, संगत कोण होंगे, समझाया ना, क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि कौन सी क्राइटेरिया लगाएगा यहाँ पे, कोण कोण कोण। देखिए तीनों कोण ही आ रहा है, एंगल 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 क्राइटेरिया से, यानी कि कसौटी से। कसौटी से, ठीक है, तो हम इन कसौटियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो 4 कसौटियां हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली कसौटी हमारी पढ़ेंगे हम लोग, जब हम लोग पढ़ेंगे तो SAS कसौटी के बारे में। दूसरा हमारे पास होगा ASA कसौटी पढ़ेंगे। ठीक है, इन कसौटियों को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही कोई अगला अध्याय या अगला क्वेश्चन करेंगे। फिर हमारा आता है AAS आता है, SAS हो गया, SSS होगा, ठीक है, SSS ये हो गया, और फिर हम पढ़ेंगे RHS। ठीक है, इन 4 कसौटियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आई होप इतना जितना मैंने आपको समझाया है, ये कसौटी को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी जरा भी।